बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो मामलात हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बने हुए हैं। एक तो नए आर्मी चीफ का तकर्रर कि कौन होगा, कब तक नाम सामने आ जाएगा। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मंगल बुध तक नाम सामने आ जाएगा, और वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जनाब इत्तफाक़ राय हो चुका है और बस पेपर पर आना बाकी रह गया है। एक दो दिन में मामला जो है बात जो है वो सामने आ जाएगी। तो बहरहाल ये फिर कौन साहब होंगे जिन पे इत्तफाक़ राय हो चुका है, और रावलपिंडी में किन साहब को मुबारकबादें दी जा रही हैं, सबसे ज़्यादा राब्ते किन साहब से हो रहे हैं, और सदर मुमलिकत साहब से दो अहम शख्सियात की जो मुलाकातें हुई हैं, वहाँ सदर मुमलिकत साहब को क्या पैगाम दिया गया है। और सदर मुमलिकत साहब इस मामले में इमरान खान को बड़ी उम्मीदें थी ना कि मैं जनाब आरिफ अलवी से कहूँगा कि ये कर दो, वो कर दो, रोक लो थमरी, 25 दिन तक इनको लटकाए रखो। तो वो उम्मीदें क्या बरकरार हैं या दम तोड़ गई हैं, और इमरान खान साहब नया बयानिया बनाने के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं। सलाह मशवरे क्या करने होते हैं, उनके जहन में जो बात होती है उन्होंने उसी को बयानिया बनाना होता है। लॉन्ग मार्च तो कहना ही नहीं चाहिए, अब उसको पता नहीं क्या बन गया हुआ है वो कहते हैं जनाब मैं हफ्ते वाले दिन यानी 19 नवंबर को ये बताऊंगा कि जनाब हमने आगे क्या करना है पिंडी से। क्या वो कुछ करने जा रहे हैं या फिर घर को वापस आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ेरे गौर हैं पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात तो हैं, और दूसरी खबर जो है वो तोशा खाने की घड़ियाँ, और जो भी शवाहत सामने आ रहे हैं या जो भी ये वजाहतें कर रहे हैं खान साहब, तो खान साहब खुद ही उस जाल में फंस के हुए हैं बुरी तरह। अपनी सवाइयाँ देते देते जो दूसरा ग्रुप है जो ये बता रहे हैं कि खान साहब ने जनाब बदनीति से जो सारा कुछ किया, ख़यानत की है उन्होंने, तो उनका जो बयानिया है या मौक़िफ़ है वो मजबूत नज़र आ रहा है। और खान साहब और इनके जो हवारी हैं या इनकी जो सफाइयाँ देने वाले वकील हैं, वो क्लास सफाई कर लें, इनके नुमाइंदे जो हैं पीटीआई के, वो पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन अदालत केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसमें इन्होंने जवाब दाखिल किया हुआ है कि मुझे तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो 25-26 मई वाला हुक्म था उसका पता ही नहीं था, इसलिए मैंने अपने कारकुनों को कह दिया कि जनाब वो डी चौक पहुँचे। तो मुझे तो पता ही नहीं था, उन्होंने F9 या H9 में ये कहा था कि वहाँ पहुँचना है, महदूद कर दिया था। तो मैंने इसलिए कह दिया था, मुझे अदालती हुक्म का पता नहीं था, पता नहीं चला, जैमर लगे हुए थे, राब्ता नहीं हो रहा था हमारा अपने मुकला के साथ। इस तरह के जो जवाब दिए हुए वज़ारत दाखिला ने अब बहुत सारे शवाहद और हक़ाइक़ जो हैं वो अदालत के सामने रख दिए हैं कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप दोबारा जवाब दे दें, जमा तफरीक कर लें, देख लें, इस जो शवाहद रखे हैं, यूएसबी वगैरह रखी है हमारे सामने वज़ारत दाखिला ने, उसको भी देख लें, उसका फिर आप जवाब दें। और उनके वकील जो थे खान साहब के, सलमान अकरम राजा साहब, वो भी मुझे लगता है खान साहब पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी एक अदालत को यकीन दहानी करवाने से इनकार किया। बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल बनी हुई थी, और कुछ चेहरों पे बेबसी जो है वो नज़र आ रही थी। जो हमारे नुमाइंदगान जो थे, अखबारी नुमाइंदगान, वो बता रहे हैं कि जनाब बेबसी जो थी वो देखने वाली थी। एक तो वज़ारत दाखिला ने जो शवाहद रखे हैं, ये कहे जनाब मोबाइल सर्विस बंद होने की बात झूठ कह रहे हैं। इनके जो रिकॉर्ड है ट्वीट्स वगैरह का और सोशल मीडिया का, और खान साहब की अपनी तकरीर जो है, जो इन्होंने पैगाम जो जारी किया था कारकुनों को डी चौक में पहुंचने वाला, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं कि जनाब ये तो वायरल हो गया था सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि जनाब आप रुकावटें हटा दें, इनको आने दें, फलां जगह से जाएंगे, डी चौक की तरफ मुंह नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये तो वायरल हो चुका था सोशल मीडिया पे। उन्होंने फिर इन्हीं के जो रहनुमा हैं पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट्स वगैरह हैं सोशल मीडिया पे, उनका रिकॉर्ड भी उन्होंने सामने रखा है। अब अदालत जो है वो खान साहब को अगर शक का फ़ायदा देना भी चाह रही थी तो वो मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो बेंच को हेड कर रहे हैं, मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल, उन्होंने जो सरकारी वकील थे सलमान असलम भट्ट साहब, तो उनको ये कहना पड़ा कि लगता है आप पूरी तैयारी करके आए हैं। यानी जो भी सवाल किया जाता था उसका जवाब
ان کے پاس موجود ہوتا تھا جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب، ایک ایک بات جو ہے ان کے جواب میں کہی ہوئی، اور ان کے جو وکلا نے کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ خان صاحب کو علم تھا کہ سپریم کورٹ نے کیا حکم جاری کیا ہے۔ اب خان صاحب کی ایک عادت ہے، خان صاحب تھوڑا سا دیکھ کے نا مجمع تھوڑے سے جلد جذباتی، انہوں نے سمجھا کہ جناب میں پیغام دوں گا، جیسے یہ لانگ مارچ والا انہوں نے کیا تھا کہ لانگ مارچ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ پتہ یہ چلا کہ اب تو ہزاروں کے بجائے سینکڑوں میں لوگ جو ہیں وہاں ان کے جلسے جلوسوں میں، وہ جو جلوس ہی جلسے ہی رہ گئے ہیں، اب وہ لانگ مارچ رہ نہیں گیا، کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تھوڑے بہت کارکن۔ اور یہ بھی ایک بات کی وہاں پہ سرکاری وکیل نے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے، کہ جناب یہ کیا لانگ مارچ ہے، 10 بندے لے کے وہ ہائی کورٹ میں کہا گیا، یہ سپریم کورٹ کی الگ کیس ہے، میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ 10 بندے لے کے جناب یہ زلفی بخاری صاحب وہاں انہوں نے موٹر میں بند کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا چلو نام نہ لے، یہ لانگ مارچ کی حیثیت ہے۔ اور سپریم کورٹ میں عدالت نے یہ کہا، ایک تو یہ ایک بے بسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ لگتا ہے پوری تیاری کر کے آئے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تحمل سے اس معاملے کو سنیں، جلدی نہ کریں، خان صاحب کا موقف تفصیلی آ لینے دیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پہلے کہا کہ جناب انہیں یہ کہیں کہ یقین دہانی کروائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرامن رہیں گے، قانون نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کے، ان سے کہا کہ جناب آپ یقین دہانی کروا دیں، عمران خان صاحب کو کہہ دیں کہ وہ پرامن رہیں گے، یہ بتا دیں ہمیں، کہہ دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو اس بابت کوئی انسٹرکشنز ہی نہیں ہے، میرے کلائنٹ نے کوئی مجھے ہدایت جاری نہیں کی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ یقین دہانی کروا دوں، کیونکہ پہلے فیصل چودھری اور بابر اعوان نے جو عدالت میں یقین دہانی کروائی تھی کہ اعلیٰ قیادت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جناب عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا، وہ مکر گئے۔ ان کا جناب ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی تھی عمران خان سے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے عدالتی حکم کا ہی نہیں پتہ تھا، وہ ہماری کو ملاقات کروانی تھی بابر اعوان کی، اور میری انتظامیہ نے وہ نہیں کروائی، بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کا وہاں ایک رولا سولا سا ہے۔ جب سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں عمران خان کے، انہوں نے یقین دہانی کروانے سے انکار کیا، تو پھر بینچ نے پوچھا ان سے، چیف جسٹس نے ہی پوچھا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں یعنی عمران خان وہ قانون شکنی کریں گے، خدشہ ہے ایسا قانون شکنی کا؟ اور پھر جو بینچ کے ایک رکن ہے مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جب انہوں نے کہا نا جناب ریکارڈ منگوا لیں، سرکاری وکیل نے کہا کہ یعنی سرکار کے وکیل نے جب کہا کہ جناب ریکارڈ منگوا لیں، آپ دیکھ لیں کہ وہاں فون چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، عمران خان کے تو ہاتھ میں فون تھا، اور پھر وہ بیان انہوں نے کہاں سے ریکارڈ کرا کے بھیجا، تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے فون کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہو۔ بھائی جی وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی لوکیشن منگوا لیں فون کی، اس کا ریکارڈ منگوا لیں، پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو ریکارڈنگ ہوئی تھی یا جو ٹویٹ وغیرہ کیے جا رہے تھے، پیغامات آ رہے تھے جا رہے تھے خان صاحب کو، کیا اس وقت ان کا فون چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ بہرحال فاضل جج نے جو لگا یہ لوگوں کو کہ شاید وہ تھوڑا سا کیس کا رخ موڑنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تردید آ گئی تو آ جائے، سرکار کی بات غلط ہو جائے گی، جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کے فائدے میں جائے گی، حق میں جائے گی بات، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے پہلے ہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جناب یہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں نہ چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے عمران خان نے کہیں اور سے، عمران خان کا فون کہیں اور سے آپریٹ کیا جا رہا ہو۔ وزارت داخلہ نے کیس کو بنا دیا بڑا مضبوط، اور اب یہ جو بھی ٹامک ٹوئیاں ماریں، جب اتنے مضبوط شواہد جو ہیں وہ سامنے ہوں گے تو پھر عدالت کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب ان کو کیسے نظر انداز کریں۔ نظر انداز کرنا اب کی بار آسان نہیں ہوگا۔ جو میڈیا پر ٹویٹ ہوئے تھے اور وائرل ہو گیا تھا سپریم کورٹ کا حکم، وہ ٹویٹ کہاں سے ہوئے، وائرل کیسے ہو گیا، عمران خان تک کیوں نہیں پہنچا معاملہ، یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو سپریم کورٹ جو ہے اگر ان کو پروب کرنا چاہے تو پھر عمران خان کو چھوڑنا جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا۔ گرفت جو ہے، یہ قانون کی جو گرفت ہے یہ ناگزیر ہوگی، یہ کرنی پڑے گی خان صاحب پہ۔ بہرحال وہ عدالت کی مرضی ہے کہ جناب یہ کوئی توہین عدالت کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہماری مرضی ہے
کہ हम अपने मुलज़म को सज़ा दें या छोड़ दें, माफ़ी कबूल करें ना करें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अदालत की अपनी एक इज़्ज़त है, अदालत का तक़द्दुस है, वक़ार है, वो सारी चीज़ें वो भी पेश नज़र रखी जाएंगी। कानून को देखा जाएगा, आइन को देखा जाएगा। ये तो नहीं कि हर दफ़ा, एक मरतबा नहीं, हर बार खान साहब को खुली छुट्टी दे दी जाए कि जनाब जो दिल करे अदालतों के साथ करें और जो दिल में आए कहें। अच्छा, अब जनाब वो तोशाखाना वाली बात, वो तो जनाब शाहज़ेब खानज़ादे ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, हर चीज़ की एक एक चीज़ सामने आ गई है। अब तो वो साहब भी सामने आ गए हैं जिनका जुल्फी बुखारी और फवाद चौधरी साहब फ़ायदा ले रहे थे कि जनाब ये देखें डीलर है एक फलां दुबई का, वो कह रहा था जनाब, वो जो एक वीडियो नहीं दिखा रहे थे, वो उसको वो ट्रे में रख के वो उठाता है और आगे से गाड़ी की तस्वीर निकलती है, वो कहते हैं जनाब जी हमारे पास एक पीस था। वो उस बंदे ने भी कह दिया जनाब कि ये तो हमने सिर्फ प्रमोशन के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए ये वीडियो जो हमने ये जारी की थी, इसका हमारा गाड़ी की खरीदो फरोख्त से कोई तल्लक ही नहीं है। ये कुछ और बातें कर रहे थे, स्टोरियाँ कुछ और निकल रही हैं। जिसको ये फराडिया कह रहे थे उमर फारूक ज़हूर को, वो अब सच्चा लगने लग गया है। ये खुद जो अपने आप को पारसा कहते हैं, पारसाई का दावा करते हैं इमरान खान साहब, इनके झूठ जो है वो साबित होना शुरू हो गए हैं। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब ये रिटेन कर सकते हैं, फ़रोख्त नहीं कर सकते, अपने पास रख सकते हैं, उसकी एक कीमत जमा करवा के। वो ख़रीदारी नहीं होती, वो रिटेन रखने की आप कह लें कि वो एक तरीक़ाकार है कि अपने पास मैं ये रखना चाहता हूँ। अब खान साहब जो हैं, ये इन्होंने एक और जो ये पहले दिन से बात आ गई हुई है, लेकिन अब ये ज़्यादा उछाली जा रही है, बल्कि ज़्यादा इसमें शद्दोमत के साथ इस पर बहस हो रही है कि खान साहब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसमें भी यही है कि खान साहब के अकाउंट जो हैं कि उनमें इतने पैसे जो हैं वो जो कह रहे हैं कि मैंने जमा करवाए हैं, वो अमाउंट जो है वो टैली नहीं कर रही, और वहाँ इन्होंने नकद जमा करवाए हैं और उसी दिन जमा करवाए हैं जिस दिन इन्होंने वो सादा रसीद पे पेन के साथ लिखवा के इन्होंने फ़रोख्त की है, नकद पैसे जमा करवाए हुए हैं। इस तरह का मामला है और ये गैर कानूनी है, रूल्स के खिलाफ है। पहले पैसे जमा करवाना होते हैं, फिर उसके बाद तोहफा जो है वो अपने पास रखना होता है। इन्होंने तोहफा पहले रख के बेच के फिर उसके पैसे जमा करवाए, ये बादिया नज़र में लग रहा है कि ऐसा हुआ है और ये बददियानती है, ख़यानत है, ख़यानत मुजरमाना है, सादिक और अमीन ना होने का एक सबूत है। अब खान साहब इस पे क्या आगे जाके उनके जो भी उनके 2 लोग सामने आए थे और वो जो डीलर चिल्लर है ना, उनके हवाले से वो जो कह रहा था जनाब ये हमने इसको प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया, उसके बारे में भी जो उमर फारूक ज़हूर है उन्होंने कहा जनाब मेरी तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इनकी फैमिली के साथ भी, ये जुल्फी बुखारी के अब्बे को भी जानता हूँ, भाई को भी जानता हूँ, ये इसी ने वो उससे वो प्रमोशन करवाई थी उस घड़ी की, वो जो खाना काबा वाली है, जो मोहम्मद बिन सलमान वाली घड़ी है, उसकी बात। और मुझे उनकी बात में वज़न लग रहा है, दिल को लगती है उनकी बात कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि डीलर ने तरदीद कर दी है। उनका ये सिर्फ प्रमोशन थी और उसमें वो कह भी रहा है कि जनाब ये बिक चुकी हुई है, ये अब हमारे पास नहीं है, ये बिक गई हुई है। तो खान साहब का तोशाखाने वाले में जो मामला है ये गड़बड़, मैंने पहले भी अर्ज़ किया हुआ है कि खान साहब ये दलदल में गिर गए हैं, जितने हाथ पांव मारेंगे उतने ही गिरते जाएंगे। अब जब आर्मी चीफ वाली बात और खान साहब का बयानिया, खान साहब हर घंटे बाद एक नया बयानिया करते हैं। वो साइफर वाला इशू वो जो ना हुआ तो था, कभी कहते हैं जनाब वो मिट्टी पाओ, कभी कुछ, उसके आपने देखा ही है ना, खान साहब पहले दिन से लेके अब तक वो उससे बयानिया से दस्तबरदार हो गए। आर्मी चीफ वाले इशू पे पहले इन्होंने कहा कि जनाब वो ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं ताकि इनकी चोरियों को तफवुज़ मिल सके। अब फिर इन्होंने ये बीच में बदल गए, इन्होंने कहा जनाब मुझे तो कोई इससे सरोकार नहीं, जिसको चाहे लगवा दें। एक खातून को इंटरव्यू दिया इन्होंने कि वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, इख्तियार है, वो जिसको चाहे ले आए। फिर ये पुराने बयानिए पे आ गए कि ये चोर जो हैं आपस में मशावरत करके अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं जो इनको तफ़्फ़ुज़ दे इनकी करतूतों को, इस तरह की। फिर ये मुकर के 2-3 दिन पहले इन्होंने कहा जनाब मैं तो ये देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पे हूँ, एक दिन पहले इन्होंने कहा। लेकिन फिर आज ये मुकर गए, इन्होंने फिर कहा कि जनाब ये चाहते हैं, नवाज शरीफ ये चाहता है कि मुझे यानी इमरान खान को सियासत से आउट कर दे, नाअहल करवा दे,
आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने थोड़ा करना होता है, या फिर खान साहब को पता है कि आर्मी चीफ के कहने पे अदलिया जो है वो अकामे पे नहल कर सकती है। खान साहब को तो पता होगा, क्योंकि खान साहब तो उस गेम का बाकायदा हिस्सा थे। और दूसरी बात, खान साहब ने ये कहा कि जनाब जो ये लोग हैं, यानी कि नून लीग वाले, नवाज और शहबाज और पीडीएम, ये मेरिट पर तकर्रुर कर ही नहीं सकते आर्मी चीफ का। उसकी वजह उन्होंने एक तो ये बता दी कि मुझे ये नहल करवाना चाहते हैं, मुझे सियासत से आउट करना चाहते हैं, और दूसरा ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि जो मेरे खिलाफ केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। वो भी अदालतों ने ख़त्म करने हैं, वो आर्मी चीफ ने थोड़ा करने हैं। ये तो फिर खान साहब के दिल के अंदर कुछ चोर बैठा हुआ है, ये बातें कर रहा है। नहली वाली बात, तोशाखाना में बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, ये गढ़ी वाले में बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, तीन अदालत में ही फंसे हुए हैं। जो तीन अदालत वाला केस अगर देखा जाए, ये कहना भी कि एक बंदा कह रहा है जनाब, उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनाब रुकावटें हटा दो, पहुंचो डी चौक। इसका मतलब इन्होंने अपने पास से एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बना लिया, जबकि वो हुक्म था ही नहीं। अपने पास से हुक्म बनाना ये भी एक जुर्म है। ऐलान करना कि ये हुक्म हो गया, जनाब मेरे हक में ये फैसला हो गया है, और उस पर अमल दरामद के लिए या उस हुक्म की रोशनी में लाहे अमल बना के अपने कारकुनों को कहना कि जनाब डी चौक में पहुंचे, ये भी जुर्म है। तो इन्हें अदालत भी एक अलग से भी जुर्म है। अदालत का फैसला बना के बयान करके उसकी तशहीर करना, ये एक अलग जुर्म है, फ्रॉड के जुमरे में आता है, झूठी दस्तावेज बनाने या झूठा बयान करने के जुमरा में आता है। बहरहाल खान साहब ने अब फिर ये एक पलटी खाई है। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जनाब वो आर्मी चीफ के तकर्रुर जो है आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे, सदर मुमतज़ साहब। और ये याद रहे, उन्होंने बाकायदा याद दहानी करी है कि जो भी करेंगे वो उसको हमायत हासिल होगी, सदर को अपने उस इक़दाम को के लिए हमायत हासिल होगी इमरान खान की। ये बयानिया वो बनाया है उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने। अब आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से ये मैं कह रहा हूँ कि जो खान साहब का जो भी प्लान था, जिस बंदे को बुलाना चाह रहे थे, वो प्लान हो गया नाकाम, और जिस बंदे को रोकना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी नाकाम हो गया। आगे जाके मैं आपको खबर भी देता हूँ कि वो असल में मामला हुआ क्या है। तो अब खान साहब जो है वो नए बयानिया के चक्करों में होंगे। जो भी आर्मी चीफ आए, खान साहब कहेंगे अगर मैं ये ना कहता तो ये बंदा नहीं आना था, पता नहीं क्या कर देना था। अब ये बार बार ये कह रहे हैं, जिस बंदे की तरफ इशारे करते रहे हैं, वो तो असम मुनीर साहब हैं, हाफिज साहब, उनकी तरफ इशारा करते रहे कि जनाब ये बंदे नहीं आना चाहिए, इस तरह की बातें करते रहे। उससे तो बेहतर है कि सार शमशाद को लगा दिया है। ये इन्होंने रिकॉर्ड पे है, इनकी बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। और सदर मुमलिकत ने यह कह दिया है, खबर आ गई हुई है कि जनाब मैं रुकावट नहीं बनूंगा, जो भी एडवाइस आएगी वज़ीर आज़म की तरफ से। मैंने पहले भी ये कहा था कि जनाब जब समरी जाएगी ना, तो वो पेन खोल के बैठे होंगे कि लाओ जी मैं साइन कर दूँ। अब भी ऐसा ही है। हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये कहा है सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कि जनाब आर्मी चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है, लेकिन एजेंडा वो कह रहे हैं कि उसमें एजेंडा सिर्फ था नए जल्द इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन। ये खान साहब कह रहे हैं कि सदर और आर्मी चीफ की जो मुलाकात है उसका एजेंडा ये था। और अगर आर्मी और चीफ की इन दिनों में मुलाकात होती है तो उसमें पहला एजेंडा क्या होगा कि जनाब सदर आपने रुकावट नहीं डालनी, इमरान खान के पीछे नहीं लगना, बस बंदे बन के रहना, आइन और कानून में सारे दे सदर हो। और फिर दूसरी मुलाकात जो है वो साकडार साहब की हुई है। साकडार साहब शहबाज शरीफ के भी नुमाइंदे हैं और नवाज शरीफ के भी नुमाइंदे हैं। उनकी एक मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत के साथ, और वहाँ ये खबरें आ रही हैं कि यही बात हुई है कि जनाब सदर साहब तुसी सारे दे सदर हो और सदर बन के रहो, तुसी इमरान खान के पीछे लग के ऐस काम में कम से कम रुकावट नहीं बनी। उन्होंने कहा नहीं 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 ना, मैं तो रखना नहीं डालता इस काम में। और फिर उन्होंने कह भी दिया, खबर बाहर लीक करवाई उन्होंने बाकायदा कि जनाब मैंने तो ये फैसला किया हुआ है, अपने दोस्तों के ज़रिए उन्होंने खबर लीक करवाई है कि जनाब जो भी समरी आएगी मैं उसको साइन कर दूंगा, मैं रुकावट नहीं बनूंगा, रखना नहीं डालूंगा। तो ये अब ये वाला मामला हो गया क्लियर। अब बात यह है कि फिर कौन है। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो ये कह रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म का इख्तियार है और इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है इस पे आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से, पेपर पर लाना बाकी है।
यानी सारी बात तय होगी है कौन होगा आर्मी चीफ और कौन होगा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और फिर वो कहते हैं 1-2 दिन में समरी सुमरी आएगी। और मैंने ये कहा था लेट नहीं होना, ये आएगी ऐसे करके ऐसे। वज़ीर-ए-आज़म के पास तो 1 आध दिन रुक सकती है, सदर के पास जब जाएगी उसी वक्त वो उस पर साइन हो जाने हैं। और हमारे वज़ीर दिफा साहब हैं, वज़ीर दिफा साहब कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं अपनी खबरां दे नाल ना। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ना मंगल बुध वाले दिन जो है वो नाम जो है वो सामने आ जाएगा, यानी इसका मतलब मंगल बुध तक वो समरी जो है वो आ चुकी होगी या रास्ते में होगी या ऐवान सदर की तरफ जा रही होगी, ये बातें। अब बात यह है कि जनाब नए आर्मी चीफ कौन होंगे। 3-4 नाम हैं ना चल रहे हैं। आसम मुनीर साहब का नाम है सीनियर मोस्ट के तौर पे, सार शमशाद साहब हैं वो जो फैज़ हमीद वाले बैच में हैं, और फिर नुमान साहब हैं जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के हैं। ये नाम मार्केट में है ना। फैज़ हमीद साहब वाला तो नाम मेरा ख्याल कट किया है, उनकी ACR जो मैंने कहा था पता नहीं उसको अपनी ज़बान में वो क्या कहते हैं, ACR उनकी ख़राब शराब हो गई हुई है, वो नहीं बनती नहीं बात नज़र आ रही। अब नून लीग के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट होंगे वो हैं आसम मुनीर साहब, हाफ़िज़ आसम मुनीर, हाफ़िज़ सैयद आसम मुनीर शाह साहब। वो जनाब आर्मी चीफ के लिए फिट हैं, वो ये कह रहे हैं। अब ये रौला शौला पड़ा, पता नहीं जनाब बातें होती रही कि जनाब वो आर्मी चीफ जो है मौजूदा कमर जावेद बाजवा साहब वो किसी और को लगाना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ की चॉइस हाफ़िज़ साहब हैं, और पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिस्ट जाएगी, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, जो सिफारिशात जाएंगी GHQ से कि जनाब ये बंदे सीनियर हैं, इसने ये काम किया हुआ, इसने ये किया हुआ है वगैरह वगैरह, उसमें जो सीनियर 2 ऊपर वाले होंगे उनका तकर्रर कर दिया जाएगा, एक का आर्मी चीफ के तौर पे और एक का चेयरमैन चीफ्स ऑफ जॉइंट कमेटी, जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है उसके चेयरमैन के तौर पे। तो अब ये झूठ है जो खबरें चल रही हैं ना कि आसम मुनीर पे जनरल कमर जावेद बाजवा को शायद वो कह रहे एतराज़ है। कोई ऐसा एतराज़ नहीं है। जो मेरी इतला है, जिस बंदे को मुबारकबादें मिल रही हैं उसका नाम है हाफ़िज़ आसम मुनीर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कह रहे हैं ना कि जब इत्तफ़ाक़ राय हो गया हुआ है और इत्तफ़ाक़ राय बस कागज़ पे लाना रह गया है, बाकी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, तो वो मेरी इतला के मुताबिक आसम मुनीर साहब के नाम ये कुर्रा निकला है। और मैंने बार बार एक तरफ से नहीं 2 तरफ से नून लीग के ज़राए ज़ाहिर है वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि जनाब मंगल बुध को मामला सामने आ जाएगा, और वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि जनाब 1-2 दिन में मामला जो है वो 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा कौन है, पेपर पे आ जाएगी चीज़। तो ये फिर ज़ाहिर है फिर वो काबीना के अरकान बाकी सारा पता होगा, वो पता चल जाता है ना। फिर वो मैंने इधर भी अपने ज़राए से चेक किया तो हाफ़िज़ साहब, और रावलपिंडी में जो मुबारकबादें और वो जो सिलसिला एक पता चल जाता है कि आने वाला चीफ कौन है, तो वहाँ हाफ़िज़ साहब समझ लें कि आप इस वक्त जो एंजॉय कर रहे हैं प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जो है ना वो आर्मी चीफ का है। अब मैं पहले भी हाफ़िज़ साहब की पेशगोई कर चुका हूँ अपनी इतला की बुनियाद पे कि हाफ़िज़ साहब ही आर्मी चीफ होंगे। और इमरान खान साहब की जो चीखें हैं अंदर खाते, उनके अंदर तो बड़ी चीखें उठ रही हैं, अंदर से बड़ा फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन ये भी मैं कह चुका हूँ और ये सबको पता है कि जब आर्मी चीफ कोई बन जाता है ना, फिर बहुत सारों की बोलती जो है वो बंद हो जाती है। वो किसी के मज़हब पे सवालात उठाए जाते हैं, किसी की फ़िक़ा पे सवालात उठाए जाते हैं, किसी की कोई बनने से पहले। जब वो बन जाते हैं तो फिर लोगों को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं कि जनाब मुझे ख्वाब में ये बशारत हुई कि जनाब आर्मी चीफ पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मुझे किसी बुज़ुर्ग ने ये कहा कि जनाब ये तो ऐसा आर्मी चीफ आएगा ही नहीं पाकिस्तान में दोबारा। ये जो पहले मुखालफत कर रहे होते हैं, बाद में फिर इनको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। और यही सूरत खान साहब के साथ होगी। खान साहब अब नया बयानिया गढ़ेंगे कोई कि जनाब देखा मैंने ये कहा था तो मेरे कहने पर ये हो गया, वरना ये हो जाना था। उन्होंने अपने कारकुनों को भी मुतमिन करना होता है। और खान साहब की जो शख्सियत है ना, इसके बहुत सारे पर्थ जो हैं, वो छिलके जो हैं प्याज के, वो उतर गए हैं। अब खान साहब में वो साथ नहीं रहा, दमखम नहीं रहा उस तरह लड़ने का।
ان کے صدر صاحب بھی ان کی بات نہیں مان رہے، صادق سنجرانی چیئرمین جو ہیں سینٹ کے، وہ ان کی بات نہیں مان رہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ تمہیں ہم ہٹا دیں گے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا چند دنوں میں یہ صدر کے خلاف بھی ان کا جو سوشل میڈیا ہے یہ باتیں کرے گا، جب وہ نہیں روکیں گے سمری جو اطلاعات ہیں اب تک کی۔ تو یہ بہرحال اب یہ صورتحال یہ ہے کہ آخر پہ میں کہہ لوں دو ٹوک کہہ دوں، دو ٹوک یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب، اگر عاصم منیر نواز شریف کی چوائس ہیں تو اس کا مطلب نواز شریف جیت گئے ہیں، اور سار شمشاد صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے، وہ جو جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی ہوتی ہے اس کے۔ یہ ساری صورتحال وہاں بنی ہوئی جو راولپنڈی میں مبارکبادوں کا سلسلہ ہے، اور نون لیگ کے اندر جو اعتماد نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے دنوں میں ہو جائے گا معاملہ، ہم کوئی یہ نہیں چاہتے کہ قیاس رائیاں ہوں اس میں۔ تو قیاس رائی سے بڑھ کر یہ بات میں بتا رہا ہوں جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ کون صاحب جو ہے کس عہدے کے لیے نوٹیفکیشن ہوگا، سمری آئے گی اور جائے گی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔